ओके एवरीवन, आज का फर्स्ट लेक्चर रहेगा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इस सेमेस्टर में बेसिकली 4 कोर्सेज रहेंगे। तो 4 में से एक कोर्स आपके पास है ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने कल आपको उसके बारे में बताया भी था थोड़ा सा सिलेबस कि सिलेबस में आपके पास क्या क्या है। तो आज हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज का जो एजेंडा है वो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या और उसके फीचर्स क्या होते हैं और हमारे पास कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ये जो पूरा कोर्स है आपका, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बियॉन्ड द बुक भी इसको स्टडी कर सको, क्योंकि कई कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपके बुक्स में ना भी दिए होंगे और शायद सिलेबस भी कवर नहीं करेगा, लेकिन आपको वो पता होने चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बेसिकली आपके हार्डवेयर को मैनेज करता है। हम इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को मैनेज कर रहा है। हम कहते हैं कि ये यूज़र और मशीन के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करता है। क्योंकि जो मशीन आपके पास है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको कोई चीज़ चाहिए, और उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये आपको प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट टास्क जो आप मशीन के साथ परफॉर्म कर सकते हो। और बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है आपके कंप्यूटर की ओवरऑल मैनेजमेंट। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि यही वो सॉफ्टवेयर है जो आपकी मशीन को एक्चुअली में हैंडल कर रहा है। तो रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या है? आप ऐसा सोच सकते हो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली आपके मशीन के हार्ट और माइंड की तरह है। आपकी मशीन अकेले कुछ कर नहीं सकती, उसको चलाने के लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हो। और हर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत ही असेंशियल है कंप्यूटर के लिए। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप अपनी मशीन को रन नहीं कर सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क इसके रहते हैं, तो जिसको आप डिस्कस कर सकते हो कि क्या क्या वो टास्क हैं। सबसे पहला टास्क जो है और जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है वो है रिसोर्स मैनेजमेंट का। अब आप सोचोगे कि इस कंप्यूटर सिस्टम में बहुत अलग अलग तरह के रिसोर्सेज होते हैं। कुछ रिसोर्सेज आपके हार्डवेयर बेस्ड होते हैं और कुछ रिसोर्सेज जो है सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं। तो हम कोई किन रिसोर्सेज की बात करते हैं? मेमोरी की, प्रोसेसिंग पावर की, स्टोरेज की, इंफॉर्मेशन की, और डिफरेंट डिफरेंट आपके पास जो हार्डवेयर है उसकी। तो इन सब की मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कभी आप पेन ड्राइव अपनी खरीद के लाते हो और अपने कंप्यूटर में अटैच कर देते हो, तो आपके लिए कितना आसान रहता है कि आप फटाफट से अपनी उस हार्ड डिस्क को या फिर अपनी पेन ड्राइव को एक्सेस कर सकते हो विदाउट इवन रियलाइज कि वो हार्डवेयर जो है शायद डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज बना सकती है, लेकिन जैसे आप अपने कंप्यूटर में उसको जोड़ते हो वो जस्ट चलता है। तो ये जो मैजिक है जो बिहाइंड द बैक हो रहा है उसको मैनेज कौन कर रहा है? वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है ऐसी चीज़ों को मैनेज करना। तो जनरली यूज़र जो है वो इस चीज़ से फ्री रहता है, तो यूज़र को इस चीज़ की वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके रिसोर्सेज को मैनेज करने का और उनको हैंडल करने का बहुत ही आसान तरीका आपको प्रोवाइड करता है, जैसे कि एक छोटा सा बटन या एक छोटा सा क्लिक। तो ये आपके लिए ही आसान हो जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। सेकंड जो फीचर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की है कि वो यूज़र के लिए एक बहुत अच्छा यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब मशीन को कंट्रोल करना है लेकिन आप चाहोगे कि यूज़र उसको आसानी से कंट्रोल कर सके, तो वो आपको बहुत छोटे-छोटे है ना आइकॉन्स की तरह आपको ऑप्शन दे देगा कि आपको जस्ट एक बटन दबाना है और आपका काम हो जाएगा। तो ऐसी फीचर जो है और ऐसी जो फंक्शनैलिटी है वो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बहुत अच्छे यूज़र इंटरफेस देते हैं, वो काफ़ी ईज़ी होते हैं यूज़ करने के लिए, और जो आपके डे टू डे काम है उनको परफॉर्म करने में आपकी हेल्प करते हैं। थर्ड जो आपके पास टास्क है जो कि मैं मानता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है वो है डिवाइस मैनेजमेंट का। क्योंकि आप देखोगे कि हमारे पास कंप्यूटर में डिफरेंट डिफरेंट तरह की डिवाइसेस रहती हैं, और हमारे पास ऐसा भी नहीं है कि डिवाइस मैन्युफैक्चरर एक है, मतलब बहुत सारे मैन्युफैक्चरर है। तो आप चाहते हो कि मैं अपने कंप्यूटर पे कोई माउस अटैच करना चाहता हूँ या वेब कैमरा अटैच करना चाहता हूँ या कोई प्रिंटर अटैच करना चाहता हूँ, तो वो एज इजी एज पॉसिबल हो जाए।
तो डिवाइस मैनेजमेंट का काम ही आपका क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखता है। तो जो मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके डिवाइसेस को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं और आपको बहुत ही फास्ट और बहुत ही रेडिली आपको अवेलेबल कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने कोई प्रिंटर, नया प्रिंटर लाया है, आपको जैसे उसको अटैच करना है और आप देखोगे कि आपका जो प्रिंटर है बहुत आसानी से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जुड़ जाता है और आप अपने काम को शुरुआत कर सकते हो। तो ऐसी डिवाइस मैनेजमेंट का जो पूरा का पूरा मेथड है, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। सिक्योरिटी सिक्योरिटी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको प्रोवाइड करता है बहुत ही हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, और आपके डाटा को कोई छेड़छाड़ ना कर सके, अनऑथराइज्ड आपके सिस्टम को कोई एक्सेस ना कर सके। अगर आपके पास कोई डाटा है तो वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहे। तो ऐसे फीचर्स जो हैं ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। तो कौन-कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं आपके पास? विंडोज़ सबसे कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने सुना भी होगा। आईओएस एप्पल वालों ने बनाया हुआ है। लिनक्स एक बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स है। लाइनस टोरवाल्ड ने इसका कर्नल डिज़ाइन किया था। आप आजकल आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर जो है लिनक्स के मिलेंगे। एंड्रॉयड आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल ने बनाया था, लिनक्स कर्नल यूटिलाइज करता है। BSD आपके पास है, बर्कले ने बनाया था। ब्लैकबेरी वालों ने बनाया था। सिम्बियन नोकिया ने बनाया था। और बाडा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सैमसंग ने बनाया था। ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ये मैंने कुछ कॉमन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये आपकी मशीन को मैनेज करने का काम करते हैं। तो कंपोनेंट कौन-कौन से हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये भी जानना ज़रूरी है। अ, आप देखोगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कोई बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड या सिंपल सॉफ्टवेयर नहीं है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे कंपोनेंट रहते हैं। हर कंपोनेंट किसी न किसी फीचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आपके पास आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर वो डिवाइस को मैनेज कर रहा है तो उसका कोई कंपोनेंट है जो एक्चुअली में वो चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो आप देखोगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, और बट जनरल पैटर्न आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ कंपोनेंट जरूर रहेंगे जो आप हर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्चुअली में ऑब्जर्व कर सकते हो। एक बहुत ही सिंप्लीफाइड व्यू अगर आप सोचना चाहो कि कैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है, तो ये आपके पास यहाँ पे आपकी मशीन है जो जो कि जिसमें बहुत सारी डिवाइसेस भी हो सकती है, और ये आप हैं यूज़र। तो आप देखोगे कि यूज़र और मशीन के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कंटेनर है। आप देखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक कंपोनेंट है जिसको हम कर्नल बोलते हैं। ये कर्नल क्या है? ये कर्नल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का ब्रेन है। तो जो मोस्ट फीचर आप देखोगे जो मैंने बात की ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो एक्चुअली में ये कर्नल ही प्रोवाइड कर रहा है। बाकी के जो फीचर्स हैं हम ऑन टॉप ऑफ कर्नल डिजाइन कर सकते हैं, बट आप देख सकते हो कि यूजर जो है डायरेक्टली जो है मशीन को एक्सेस नहीं कर सकता है। इसके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम खड़ा है। तो जनरली आप देखोगे यूजर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर आपकी डिवाइस से बात करता है, और इस तरीके से आपके डिवाइस डिवाइस की मैनेजमेंट होती है। तो कर्नल बेसिकली क्या है? कर्नल आपके पास वो कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि डिफरेंट डिफरेंट जो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको मैनेज करता है। अ, जो मैंने आपको कॉमन सी फंक्शनैलिटी बताई थी, रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, डिवाइस मैनेजमेंट हो गया, इन सबको मैनेज करने का काम कर्नल का है। तो कर्नल ही वो बेसिकली सॉफ्टवेयर है या कंपोनेंट है जो एक्चुअली में आपके हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। तो एवरी फंक्शनैलिटी इज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। तो आप सोच सकते हो कि जैसे कर्नल जो है दैट इज द मेन पर्सन जो एक्चुअली में सॉफ्टवेयर के साथ डील कर रहा है और लेटर स्टेज पे यूजर के साथ डील कर रहा है। तो टाइप्स ऑफ कर्नल, कर्नल भी हमारे पास अलग अलग टाइप की आती है। वन कर्नल इज मोनोलिथिकल कर्नल, इसका एग्जांपल है लिनक्स। माइक्रो कर्नल मिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, टेननबाउम ने डिजाइन किया था। और हाइब्रिड जो कि दोनों का मिक्सचर है, विंडोज और एप्पल। तो ये तीन तरह के कर्नल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इनके बारे में। मोनोलिथिकल कर्नल की जो खासियत है वो ये है कि सारा का सारा जो कोर डिजाइन है वो एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर है।
तो मोनोलिथिकल का मतलब भी होता है समथिंग जो कि एक पूरा का पूरा आप बोल सकते हो एक पूरा कंपोनेंट एक जैसा है, मिलके बना हुआ है। माइक्रो कर्नल बेसिकली एक अलग पैटर्न है कर्नल का, जहाँ पे आप कर्नल के साइज को बहुत ही छोटा रखते हैं और बाकी के फंक्शनैलिटी जो है एज ए सर्विसेज आप क्रिएट करते हो। इसका एग्जांपल है मिनिक्स, जो कि टेननबाउम ने क्रिएट किया था। और तीसरा आपके पास हाइब्रिड है, जो इन दोनों के बीच में है, जिनका कुछ कंपोनेंट मोनोलिथिकल है और कुछ जैसे कंपोनेंट माइक्रो कर्नल की तरह है। तो विंडोज और एप्पल वाले उस तरह का कर्नल डिजाइन करते हैं। ये आपके पास एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है कर्नल की, आप बोल सकते हो फंक्शनैलिटी का। तो जितने भी कर्नल के कोर कंपोनेंट्स रहेंगे, या फिर आप बोल सकते हो कर्नल की जितने भी टास्क रहेंगे, उनको हम छोटे-छोटे रिंग्स में डिवाइड करते हैं। ऐसे एक्चुअल रिंग्स नहीं है, बट जो आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, हम उनको रिंग 0 में रखते हैं। ये सबसे ज़्यादा हाईली प्रिविलेज्ड टास्क होते हैं। कुछ टास्क को हम बिल्कुल आउटर रिंग में रखते हैं, जिनकी प्रिविलेज बहुत कम होती है, जिनको रिंग 3 बोल सकते हैं। और कुछ टास्क है जिनको हम रिंग 1 और रिंग 2 में रख सकते हैं। अब इन रिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो करता क्या है, बेसिकली ये आपके टास्क को आइसोलेट करता है कि कौन सा टास्क जो है कितनी प्रिविलेज पे चलना चाहिए। आप ऐसे टास्क को रन नहीं करना चाहोगे बहुत ही हाई प्रिविलेज पे, जो कि शायद थोड़ा सा रिस्की भी हो। तो जैसे मान लो आपके सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर को हम जनरली सबसे बाहर वाले रिंग में रखते हैं, ताकि अगर वो कुछ आपके सिस्टम में चेंज करना भी चाहे तो उनको इतनी प्रिविलेज ना दी जाए। आप नहीं चाहोगे कि कोई सॉफ्टवेयर जो है आपके कर्नल के कोड को चेंज कर दे या उसके कोड के साथ छेड़छाड़ करे। तो जनरली आप सारी एप्लीकेशन को रिंग 3 में रख सकते हो। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जैसे जो आप कंपोनेंट है जैसे कि सीपीयू का शेड्यूलर है या सीपीयू को जो कंट्रोल कर रहा है, उनको आप शायद सबसे अंदर वाले कंपोनेंट में रखना चाहोगे, जो कि सबसे ज़्यादा प्रिविलेज रिक्वायर करता है। और इस तरीके से जब अब आप अपने सॉफ्टवेयर्स को सेपरेट आउट कर देते हो अलग-अलग प्रिविलेजेस में, तो आप बेसिकली अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो। तो जो एप्लीकेशन आपकी बाहर वाली रिंग में चल रही है, वो अंदर वाले रिंग के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकती, या मुझे ऐसा कहना चाहिए कि उसके पास इतनी प्रिविलेजेस नहीं है कि वो इनके साथ इंटरैक्ट कर सके और उनके डाटा के साथ छेड़छाड़ कर सके। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को काफ़ी हद तक सिक्योर बनाती है। ये लिनक्स कर्नल का मैप है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि लिनक्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, लिनक्स कर्नल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो बहुत छोटा प्रोजेक्ट नहीं। तो आप देखोगे कि हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो अलग-अलग टास्क को परफॉर्म करते हैं। ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड व्यू है, लेकिन आप सोच सकते हो कि लिनक्स का कर्नल जो है सिस्टम से रिलेटेड कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, प्रोसेसिंग से रिलेटेड कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, स्टोरेज, नेटवर्किंग और इंटरफेस से रिलेटेड कंपोनेंट प्रोवाइड करता है। तो आप देखोगे कि ये पूरी की पूरी जो कैटेगरी है, इसके अंदर फिर और भी छोटे-छोटे मॉड्यूल्स हैं। तो आप सोच सकते हो कि कर्नल जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, और इस चीज़ को बिल्कुल राइट बनाना बहुत मुश्किल काम है। बट अगेन आप देखोगे जैसे लिनक्स कर्नल है, ये काफ़ी पावरफुल कर्नल है, ओपन सोर्स है, इसलिए आप देखोगे कि इसमें जो फंक्शनैलिटीज़ बनाई गई हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है। तो यू कैन नोटिस कि लिनक्स कर्नल या एक कर्नल जो है, ये कोई छोटा-मोटा सॉफ्टवेयर नहीं होता है। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर। तो ये तो था आपके पास एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिर मैं आपको समझाऊँगा कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या-क्या अवेलेबल है। फर्स्ट टाइप जो था, ये बड़ा बहुत पुराना आपके पास टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसको हम सिंपल मॉनिटर बोलते थे। तो सिंपल मॉनिटर में आप सोच सकते हो कि ये रियल सेंस में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, बट चलो ये आपके प्रोग्राम को रन करने में हेल्प करता था। आप एक बार में सिर्फ एक ही प्रोग्राम जो है उसको रन कर सकते थे, और एक ऑपरेटर की जरूरत पड़ती थी। और ये ऑपरेटर क्या करता था, जैसे यहाँ पे बैठा हुआ बंदा, तो ये ऑपरेटर करता क्या था कि ये जो भी अपने टास्क रन करना है, ये इसके अंदर उसको फीड करता था, और फिर वो टास्क जो है रन होता था। तो अगर आपने कोई दूसरा टास्क करना है रन, तो आप इस ऑपरेटर को बोलते थे और वो ऑपरेटर उसको फीड करता था इसके अंदर, और फिर दूसरा टास्क रन होता था। उसके बाद का जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया, उसको हम बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम जो था,
सिंपल मॉनिटर, उसके ऊपर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट थी। अब आप क्या कर सकते थे कि जो आपका ऑपरेटर था वो एक साथ कई टास्क को बैच कर सकता था, मतलब जोड़ सकता था। तो आप एक साथ कई काम कर सकते थे सीरियली। मतलब जो आपका टाइम वेस्ट होता था टास्क को स्विच करने में, वो थोड़ा सा कम हो गया। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं बैच सिस्टम। थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम इसको कहते हैं सिंगल यूजर। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा यूजर है जो एट ए टाइम सिर्फ एक ही यूजर को सर्व कर सकता है। तो अगर आप मशीन से जुड़े हुए हैं तो सिर्फ एक ही यूजर उससे कनेक्ट होगा, और यूजर कनेक्ट नहीं कर सकते। बहुत ही अर्ली स्टेज का ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत पहले अगर आप देखते हैं जो हमारा बहुत ही अर्ली वर्जन ऑफ डॉस आते थे, तो वो सारे के सारे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे। सेकंड आपके पास है टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट में, क्योंकि आप सोचोगे कि पहले पहले जो कंप्यूटर रहते थे वो बहुत महंगे होते थे। तो ऐसा नहीं था कि हर पर्सन अपने पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक कंप्यूटर रख सकता था। तो जनरली किया क्या जाता था कि आपके पास एक कंप्यूटर रहता था और आप उसी से दो चार टर्मिनल जोड़ सकते थे। और ये सारे के सारे लोग जो हैं ये एक ही कंप्यूटर को यूज कर रहे होते थे। तो वो ये करते कैसे थे कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बहुत थोड़ा थोड़ा टाइम जो है हर यूजर को प्रोवाइड करता था। तो क्योंकि कंप्यूटर काफी फास्ट होते थे तो ऐसा लगता था कि आप एक साथ चार पांच लोगों को सर्व कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली आप एक ही कंप्यूटर को यूज कर रहे होते थे, बट आपकी यूजर ज्यादा होते थे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता था, वो बहुत छोटा छोटा टाइम जो है हर यूजर को प्रोवाइड करता था, और ऐसा लगता था कि सारे यूजर जो है एक साथ काम कर रहे हैं। तो इससे आप क्या करते थे, आप अपने रिसोर्सेज जो है उनको शेयर करते थे, और आपके लिए काम करना आसान हो जाता था। अदरवाइज उस वक्त के जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत महंगे होते थे, तो ऐसा नहीं था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है हर एम्प्लॉय के लिए एक एक कंप्यूटर दे देगी। जस्ट वो टाइम शेयरिंग यूज करते थे। फिर आपके पास है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आजकल के मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आपको अलाउ करते हैं कि आप एक साथ कई टास्क जो है रन कर सकते हो। तो मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप अपने कंप्यूटर पे जैसे आप देखते हो कि एक साथ आप गाने चला सकते हो, दूसरी तरफ इंटरनेट देख सकते हो, तीसरी तरफ आप अपने फोटो को देख सकते हो। तो ये फंक्शनैलिटी जो है हम उसको कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। तो मल्टी प्रोसेसिंग आजकल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी प्रोसेसिंग वाले भी हैं, और वो एक से ज़्यादा यूज़र को सपोर्ट भी करते हैं, दैट मीन्स वो मल्टी यूज़र भी है। तो मल्टी यूज़र एंड मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये वेरी सिमिलर, जैसे मैं आपको बता था टाइम शेयरिंग वाला। तो आज की डेट में भी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। तो वहाँ पे आपके पास एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर रहता है, और आप उन सर्वर के साथ छोटे छोटे ऑपरेटिंग सिस्टम जोड़ सकते हैं। इनको हम थिन क्लाइंट भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये आपको अलाउ करता है कि एक ही सर्वर को यूटिलाइज करके आप मल्टीपल टर्मिनल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो दैट इज बेसिकली योर थिन क्लाइंट। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये जनरली आप देखोगे ये आपके वर्क स्टेशन पे यूज होता है, पर्सनल कंप्यूटर पे यूज होता है, और आप लोकल एरिया नेटवर्क में इसको चला सकते हैं। तो ये रिसोर्सेज को भी थोड़ा शेयर करने के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि बेसिकली आपके जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर हो जाते हैं। और थिन क्लाइंट जो है जनरली आपके थोड़े से सस्ते रहते हैं एज कम्पेयर टू योर फुल फ्लैज्ड ऑपरेटिंग मशीन्स। तो यस, देन लास्ट कैटेगरी आपके पास है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये ऐसे टास्क को परफॉर्म करते हैं जो कि रियल टाइम पे हो रहे हैं, और रियल टाइम पे जो डाटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसको प्रोसेस करके ये डिसीजन लेते हैं। इन ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यही, ये ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इनकी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डेडलाइन होती है टास्क कंप्लीशन की। तो आप बेसिकली चाहते हो कि जो भी आप डाटा जो है क्रंच कर रहे हैं उसको आप एज सून एज पॉसिबल प्रोसेस कर सको। जैसे मान लो अब हमारे पास एक मिसाइल सिस्टम है जिसमें आप मिसाइल को लॉन्च कर रहे हो, या फिर सैटेलाइट लॉन्च सिस्टम है। तो वहाँ पे आप अपने ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं कर सकते। आपको ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जो रियल टाइम में आपके सैटेलाइट से जो डाटा आ रहा है, सैटेलाइट की जो पोजीशन है, रॉकेट की जो पोजीशन है, उसको आप रियल टाइम में कैलकुलेट करके डिसीजन ले सको। आप नहीं चाहोगे कि आपने जो मिसाइल फायर की है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 2 सेकंड के लिए हैंग हो जाए, तो जो मिसाइल आपकी जानी थी एक कंट्री में वो दूसरी कंट्री में पहुंच जाए। तो यू नीड वेरी सोफिस्टिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। इट इज़ लाइक अ ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज की तरह है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर कंपोनेंट है वो कर्नल है। तो कर्नल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कर्नल विल प्रोवाइड यू द फंक्शनैलिटीज़, और हमारे पास तरह तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन होंगे यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, और अगर आप और क्वेरीज करना चाहते हो प्लीज़ लाइव सेशन में ये क्वेरीज जो है हम डिस्कस कर सकते हैं।